नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों के साथ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लगातार बैक टू बैक कई सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको यहाँ हमारी करंट अफेयर से डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो हम लोग डेली करते हैं। दोस्तों, एक बार याद रखना कि जो आप तैयारी कर रहे हैं ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ साथ कोई और भी मेहनत कर रहा है, और जो है आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स, जो आपके साथ साथ वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो सिर्फ ये मेहनत आप अपने लिए नहीं, उनके लिए भी आप अपनी कामयाबी को करके दिखाएंगे, अपनी जो मंजिल है उसे लेके दिखाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज हम करने वाले हैं 12 अगस्त की करंट अफेयर, और देखते हैं क्या चल रहा है देश और दुनिया में, और क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम बेस से। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने, एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका, इजराइल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया। दोस्तों याद रखना, सिंगापुर, जहां सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने जो हमारा देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो वो सिंगापुर गए थे। इसके दौरान सिंगापुर ने यह कार्य किया है। तो क्या कार्य किया है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सिंगापुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग, पादांग एक स्थान का नाम है, पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है, यानी कि अपने सिंगापुर का एक और स्थल घोषित कर दिया है, और यह सिंगापुर का 75वां राष्ट्रीय स्थल है। इसी जगह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दिल्ली चलो का नारा भी दिया। तो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से पूछ सकता है कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कब दिया? 1943 में दिया। और कहाँ से दिया? तो सिंगापुर से दिया था। और ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इनकी महानता का विवरण तो खैर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इतनी महानता कि मैं अपने शब्दों में इनकी महानता के विवरण को बयान नहीं कर पाऊंगा। और दोस्तों, जो हमारी आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, शायद ही कोई ऐसा महान पुरुष, ऐसा वक्तव्य होगा, ऐसा महान व्यक्ति होगा जिसने इतनी लगन से, सच्चे श्रद्धा से अपने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। साथियों, वही जुनून, वही भक्ति हमें भी चाहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए, जो हमारे नेताजी ने दिखाई थी भारत की आज़ादी के लिए। अगर हाँ, ऐसे जुनून, ऐसा पागलपन हमने दिखा दिया, तो दोस्तों मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि हमारे सिलेक्शन को या आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। ये सच्चाई है दोस्तों, एक बार आप बिल्कुल प्रयास कीजिएगा, और जिन जिनके यह आइडल हों, मैं मानता हूँ, वो तो बिल्कुल इन्हें फॉलो करें। और दोस्तों, यह वो स्थल मार्ग है जो इसे राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है। तो दोस्तों, देखते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, नेताजी के बारे में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 में कौन बने थे नेताजी? तो जो हमारी उस टाइम आईएनसी थी, जो बहुत बड़ी पूरे भारत पर जिसका दबदबा था, उसके अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस जी। 1939 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कई बार आपके एग्जाम में पूछता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में कौन पहुंचे? तो जर्मनी पहुंचे थे 1941 में। जर्मनी में बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। तो दो चीज़ हो गई, एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने 1939 में। जर्मनी में इन्होंने क्या किया था? 1941 में की थी द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थाई, स्थायी नहीं है, अस्थायी सरकार का गठन किया। ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे कर लेना आप अस्थायी। तो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया हमारे नेताजी ने। 1943 में बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की कमान संभाली। तो दोस्तों, जो हमारी आज़ाद हिंद फौज थी, उसके सर्वोच्च कमांडर कौन बने 1943 में? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी बने। और आज़ाद हिंद फौज के जरिए इन्होंने क्या किया? भारत के लिए एक नई दिशा दिखाई। उसमें जो कुछ जो हमारे लड़ाई हुई थी वर्ल्ड वॉर में, वहाँ से जो हमारे भारतीय सैनिक थे, उन्हें इन्होंने इकट्ठा किया, एकत्रित किया, और उस आज़ाद हिंद फौज में शामिल किया, और भारत के लिए लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने कहा। और वो सभी सैनिकों ने दोस्तों क्या किया? बिल्कुल अपने पराक्रम, अपने बिल्कुल श्रद्धा से भारत की लड़ाई लड़ी। और दोस्तों, काफ़ी उसमें जवान हमारे शहीद भी हुए थे, और उसी में हमारे सुभाष चंद्र बोस भी दोस्तों शहीद हुए थे। और कब? 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते हुए एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन साथियों, याद रखना, यह दुर्घटना जो है अभी तक प्रमाणित नहीं मानी गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन में थे ही नहीं।
लेकिन प्रमाणित ये है, लिखा यह गया है कि 18 अगस्त 1945 को यह डेट मानी जाती है कि इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की इनका मृत्यु हुई थी, इनका निधन हुआ था। कब हुआ था? तो हवाई दुर्घटना में इनका निधन हुआ था। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले डेट, तो यह डेट याद रखना। और कैसे हुआ था? तो प्लेन क्रैश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस देश का केंद्रीय बैंक एक डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का केंद्रीय बैंक एक डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से, इसलिए आप इसको याद रखना। ये देखना आप कॉइन्स, ये कॉइन्स आप याद रखना। कौन सी मुद्रा है? तो डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा यह से लॉन्च कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री भी कौन है? तो एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत ने भी भाग लिया था। और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता शुरू की। यह सारे की पॉइंट आपके एग्जाम से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बारे में कुछ की पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसने भारत में अमेरिका के नए महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार संभाला? माइक हैंकी, विक्टर सेल, पेट्रो कैविटोवा या रिचर्ड हैली? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, माइक हैंकी भारत में अमेरिका के नए महावाणिज्य राजदूत बने। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से, बहुत ही इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा। कौन बने हैं? तो माइक हैंकी बने हैं भारत में अमेरिका के नए महावाणिज्य राजदूत। इसके अलावा दोस्तों, भारत के अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत कुमार नागेश्वर हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद हैं। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? तो रुचिरा कंबोज बनी है। G20 का शेरपा कौन बना है? तो अमिताभ कांत हैं। और प्रसार भारती के अभी अध्यक्ष कौन हैं जो नए बने हैं? तो वह मयंक अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी? एशले बार्टी, सेरेना विलियम्स, एलिना रिवाकिना या वीनस विलियम्स? तो सही आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। दोस्तों, यह वो खिलाड़ी हैं जो जब खेलती हैं, जब मैदान में उतरती हैं, तो अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं इनसे, क्योंकि दोस्तों इन्हें कहते हैं टेनिस की बिजली। जब खेलती हैं तो बिल्कुल आक्रामक तरीके से खेलती हैं और अपने अपोजिट वाले खिलाड़ी पर पूरे तरीके से हावी हो जाती हैं। इनकी फुर्ती, इनका दिमाग इतना तेज होता है उस टाइम जब ये मैदान में होती हैं कि समझ लो साथियों, एकदम शार्प, एकदम चीते की तरह रहती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप अपना कार्य कर रहे हो तो बिल्कुल इनकी तरह करें, एकदम फुर्ती से, एकदम ऐसा लगे कि हाँ भाई अब मैं तैयार हूँ इस चीज़ को करने के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों, इनसे आप बिल्कुल सीख सकते हैं, आपको सीखने की चाहिए भी इनसे, कि दोस्तों ये जब खेलती हैं तो बिल्कुल चीते की तरह खेलती हैं। एशले बार्टी दोस्तों यह भी कौन है? टेनिस से संबंधित है। और एशले बार्टी आपकी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। इन्होंने भी संन्यास ले लिया था जब इन्होंने क्या जीता था, पहला अपना मेडल वो जीता था, क्या नाम आपका, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जीता था। तो उन्होंने उससे संन्यास ले लिया टेनिस से, और अब आपके सेरेना विलियम्स ने भी संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021-22 के लिए AIIF फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सुनील छेत्री को, मनीषा कल्याण को, उपयुक्त दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका होगा उपयुक्त दोनों, सी, सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को AIIF फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। और यह हमारे जो है सुनील छेत्री हैं, और यह कौन है? मनीषा कल्याण। साथियों, सुनील छेत्री का फुटबॉल में तो कोई तोड़ नहीं है। वैसे तो हम बात करते हैं रोनाल्डो की और मेसी की जो टॉप में आते हैं, लेकिन दोस्तों सुनील छेत्री भी हमारे किसी भी जो आपके इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं उनसे कम नहीं है। लेकिन बस ये बात है कि अकेला टीम में ये खिलाड़ी क्या कर सकता है, क्योंकि दोस्तों जो और खिलाड़ी हैं वो अपना दम खम नहीं दिखा पा रहे, इसलिए हमारे सुनील छेत्री भी कहीं ना कहीं बेचारों का नाम नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो अपना प्रदर्शन कुछ बीते दिनों से किया है वो सच में ही देखने लायक है, और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी इन्हें लोहा मानते हैं। लेकिन बस यही बात मैं आपसे दोबारा कहना चाहूँगा कि हमारी जो पूरी टीम है, पूरी टीम के सहयोग से ही टीम चलती है, एक अकेले खिलाड़ी पे टीम नहीं चलती, क्योंकि यह एक इंडिविजुअल खेल नहीं है, इसमें दोस्तों आपके कई सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कुछ और। सिंजू आबे को नेताजी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मिशेल पूनेवाला को कला के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम ने वर्ल्ड समिट 2022 शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया। याद रखना, यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से तनुजा नेसारी को सम्मानित किया। और गणित के क्षेत्र में 4 लोगों को फील्ड्स मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वह 4 लोग कौन कौन है? तो HD कोपेन, जून हुहू, जेम्स मेनार्ड और मैरीना है।
यह 4 लोग हैं जिन्हें गणित के क्षेत्र में फील्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की है। अब दोस्तों, जो आपकी जो बुनकर होते हैं वो क्या होते हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ। यह जो कार्य करते हैं बुनकर लोग करते हैं, और दोस्तों इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना ने क्या किया, एक योजना की शुरुआत की है, और उस योजना का क्या नाम है, नेथन्ना बीमा योजना। इस योजना का नाम दिया गया है। इस योजना से लगभग 80,000 बुनकरों को परिवार जो है उनको लाभान्वित किया जाएगा। तो दोस्तों एक अनुमान लगाया गया है कि 80,000 तक के जो आपके लोग हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा और उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा इस योजना के तहत। और दोस्तों किसी की मृत्यु हो जाती है इसमें दुर्घटनापूर्ण, तो उसे 5 लाख तक उसे रुपए भी दिए जाएंगे नेथन्ना बीमा योजना के तहत। तो यह सारे की पॉइंट आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी याद करिएगा। अब देखते हैं तेलंगाना के बारे में कुछ और न्यूज़ के बारे में जो पहले कुछ बीत चुकी है। तो दोस्तों भारत का पहला डिस्प्ले फैब तेलंगाना में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन भी हैदराबाद में किया गया था। रामागुंडम में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत हुई और इसकी क्षमता कितनी थी? तो 100 मेगावाट इसकी क्षमता थी। कहाँ पे हुई है? रामागुंडम में। दोस्तों याद रखना, रामागुंडम कहाँ पे है आपको? तेलंगाना में है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत हुई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे याद रखना। और इसकी क्षमता कितनी? तो 100 मेगावाट की इसकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गोवा में? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। 22वें रंग महोत्सव का आयोजन किया गया और किसने किया है? तो आपके गवर्नर है महाराष्ट्र के, और उनका नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। ये देखिए, ये आपका आयोजन किया गया है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है, भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मोदी जी ने संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन पुणे में किया था, अभी जल्दी में किया गया है। 5वां वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन भी मुंबई में हुआ था। देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नॉर्वेकर बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पे स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम अब आने वाले हैं उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों यह देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर हैं, और कौन बने हैं? राहुल नॉर्वेकर बने हैं। साथ ही याद रखना, जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो आप देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी हमारी पिछली क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने पिछली क्लासों में जब हम पढ़ते हैं करंट अफेयर के बारे में, तो हम पूरे डिटेल में पढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं, बाद में हम उसका रिवीजन के तौर पर रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 100% भारत का पहला लैंडलॉर्ड वाला बंदरगाह बन गया। अब आप पूछेंगे लैंडलॉर्ड वाला बंदरगाह क्या है? तो दोस्तों जो निजी भागीदार होती है उसे हम लैंडलॉर्ड वाला बंदरगाह कहते हैं, और दोस्तों यह कहाँ है? आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मारेव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका से? आंसर आपका सही होगा ऑप्शन ए, जेम्स मारेव पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने। कहाँ के बने हैं? तो पापुआ न्यू गिनी के। अब देखते हैं कुछ और देश के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? ये लैपिड हैं। कहाँ के हैं? इजराइल के हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? तो एंथनी एल्बनीज हैं। सोमालिया के राष्ट्रपति कौन है? हसन शेख हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमिया किशिदा हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रोनिल विक्रमसिंघे हैं। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुटवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं, जबकि राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, पानीपत हरियाणा में, पुणे महाराष्ट्र या पणजी गोवा? सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, मोदी जी ने पानीपत हरियाणा में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। अब दोस्तों इसके फायदे भी हैं, तभी इसका उद्घाटन किया गया। और दोस्तों देखते हैं इसके बारे में और जानकारी। हर साल 3 करोड़ लीटर इथेनॉल होगा तैयार। और दोस्तों क्या होगा इससे? हरित ईंधन का इस्तेमाल कर पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही है कि पॉल्यूशन को कम किया जाएगा और आपके जो हरित ईंधन है उसको इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे दोस्तों क्या होगा, आपका जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा कम होगा, जिससे आपके पेड़ पौधे हैं वो उसे जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व कर पाएंगे। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है?
भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के कहाँ पे, तो खंडवा एक जिला है वहाँ पे, खंडवा जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों यह आपका वो बायोफ्यूल है जो बनाया जा रहा है दोस्तों, और इसमें क्या है, आपकी जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तुएं, लाइक आपकी जो हरियाली वाली चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं ईख, गन्ने, तो इन चीज़ों का आपका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत ही कम हो जाएगा। अब देखते हैं हरियाणा के बारे में। तो सुजल योजना की शुरुआत हरियाणा ने की। ई अधिनियम योजना हरियाणा ने द्वारा शुरू की गई है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में संचालित हुआ था, यह भी हरियाणा ने शुरू किया। पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर का है यह हरियाणा और दिल्ली को जोड़ता है, जिससे दोस्तों क्या होगा, दिल्ली में आपका जो है दिल्ली वाला एरिया है उसे क्या करें, बाईपास कर देगा। शुरू सूरज कुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन भी कहाँ किया गया था, फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। और गुरुग्राम में पुलिस का स्मार्ट ईवीट सिस्टम भी शुरू किया गया अभी हाल ही में। कौन सा है, तो पुलिस का स्मार्ट ईवीट सिस्टम है। यह सब हरियाणा से की पॉइंट थे, इसलिए मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई अभी कौन बनेंगे। जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, जस्टिस इंदिरा बनर्जी या जस्टिस यू ललित। तो सही ऑप्शन आपका डी होगा। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित होंगे, यानी कि यू ललित। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से। कौन से नंबर के हैं, तो 49वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या नाम है इनका, उदय उमेश ललित। इनका कार्यकाल बस सिर्फ 74 दिनों का होगा। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि 74 दिनों का। अच्छा, 48वें सीजीआई कौन थे, तो एन वी रमन्ना 48 सीजीआई थे, और अभी वर्तमान में यही सीजीआई अभी हैं फिलहाल। और पहले सीजीआई कौन थे, तो एच जी कानिया पहले भारत के सीजीआई बने थे। ये कौन है, ये यू ललित हैं जो आपके सीजीआई बनेंगे, और यह 49वें सीजीआई होंगे भारत के। दोस्तों देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम बेस से। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो अभी राष्ट्रपति कौन है हमारे, अभी जो राष्ट्रपति हैं हमारी वो हैं द्रौपदी मुर्मू। जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू की क्लास नहीं देखी हो, जो राष्ट्रपति बनी है, तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत कुछ बताया था द्रौपदी जी मुर्मू जी के बारे में, और राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का क्या कार्य होता है, कौन शपथ दिलाता है, क्या क्या करते हैं राष्ट्रपति। तो दोस्तों, और मैंने ये बताया था कि हमारे भारत में कौन कौन राष्ट्रपति रह चुका है। तो जिन्होंने मेरी किसी पिछली क्लास नहीं देखी तो वो देख लें, मैं नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इस क्लास में, आप वहाँ से मेरी पिछली क्लास देख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन से आर्टिकल में आता है, 132 में आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार कौन से आर्टिकल में आता है, 143 में, जिससे सुप्रीम कोर्ट आपके जो राष्ट्रपति हैं उन्हें क्या कर सकता है, अपना परामर्श दे सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है देने के लिए। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार 137 में आता है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय ले लिया तो वह अपने निर्णय पे पुनः विचार कर सकता है। अभिलेख न्यायालय 129 में आता है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय ले लिया उस पर कोई और न्यायालय कमेंट नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 32 है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है, और वो 5 रिटें कौन कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षालेख और उत्प्रेषणा, यह 5 रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान का आत्मा कही है, कौन से को, आर्टिकल 15 को, जो 32 है उससे भारतीय संविधान की आत्मा कही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में कर्नाटक ने किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की, किसे है, ठीक है। तो कर्नाटक सरकार ने मरणोपरांत कर्नाटक रत्न सम्मान से किससे घोषणा की है सम्मानित करने की, तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। कर्नाटक ने पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। और यह हमारे एक एक्टर हैं पुनीत राजकुमार, जो इन्होंने अपनी साउथ की मूवी में काफ़ी अच्छा रोल निभाया था, और अपने दम पर इन्होंने कर्नाटक यानी कि साउथ की मूवियों को चलाया भी था। इनके दम पे काफ़ी अच्छी अच्छी मूवियाँ अकेले दम पे इन्होंने हिट की हैं। तो दोस्तों एक अच्छे अभिनेता थे, लेकिन आज हमारे बीच यह नहीं है, और कर्नाटक ने इनके कार्य को देखते हुए कर्नाटक रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। कर्नाटक के बारे में दोस्तों देखते हैं। मोदी जी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया था। मोदी जी ने बेंगलुरु में वी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया। कर्नाटक में आइकिया की सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किया गया। आइकिया एक कंपनी है आपकी जो फर्नीचर का कार्य करती है। पशुपालन मंत्रालय ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में लॉन्च किया। कर्नाटक में काशी यात्रा योजना का शुभारंभ हुआ, और कर्नाटक ने एस.एम. कृष्णा
NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा भी की। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब आप बताइए मुझे कमेंट करके कि मेरी क्लास कैसी लगी, जिससे मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ और दोस्तों कंटिन्यू अपनी क्लास को कर सकूँ। क्योंकि दोस्तों मेरा मोटिवेशन यही होता है कि जब आप मुझे लाइक करते हैं, आप मुझे कमेंट करते हैं, तो मैं आपको दोस्तों मेरा थोड़ा मोरल और अप होता है, जो मैं आपको और अच्छा और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर पाता हूँ और अच्छे से अपनी वीडियो बना पाता हूँ। तो दोस्तों जिन्होंने मेरी किसी क्लास को नहीं देखा वो क्लास को देख सकते हैं। पिछली क्लास में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अपने दोस्तों के साथ मेरी क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें, क्लास को देख सकें। और दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और जो नए दोस्त हैं वो क्लास को सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों मिलते हैं कल, जब तक अपनी तैयारी कीजिए कंटिन्यू।